जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो भी कुछ हुआ, उन सभी चीज़ों के बाद जो नज़र थी, मतलब आप उस चीज़ को एग्री करें या नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो नज़र अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले को लेकर क्या सोच रखते हैं और क्या कुछ एक्शन लेने के लिए वो तैयार हैं, तत्पर हैं। अब हमको ये चीज़ एक यहाँ पर ये भी समझनी होगी, केंद्र की जो सरकार है, एलजी उसका दिल्ली में बैठा हुआ है, तो ऐसे में काफ़ी हद तक पावर उसके पास भी है। तो ऐसी इसी चीज़ का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने करते हुए ट्वीट में कह दिया कि भाई केंद्र सरकार इसकी पूरी जो भी कुछ करना है वो उचित कार्रवाई करे, और उसके बाद जो सौहार्द फैलाने वाली जो बातें होती हैं उन सभी को कर दिया। लेकिन जब बुलडोज़र चलाने की बारी आई और जिस तरीके से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता सक्रिय हो गए, साथ ही साथ जो वामपंथी सेक्युलर लिबरल लोग हैं वो एकजुट हो गए और लोगों को बचाने के लिए सामने आ गए, उसने भी एक तरफ से ये बात स्पष्ट करी कि आखिर में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के ऊपर किस प्रकार से हमला हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन उन लोगों के बचाव के लिए किस तरह से लोग सामने आ रहे हैं ये सभी के सामने है। तो अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल जब भी दिल्ली में इस प्रकार की कोई घटना होती है, चाहे हम पिछली बार की बात करें या इस बार की बात करें, दिल्ली में जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हो जाते हैं? क्या इस जगह पर उनकी राजनीति चल नहीं पाती, या उनको समझ में नहीं आ पाता कि इस जगह पर राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर एक्शन लेना चाहिए? एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपके हाथ में जाते जाते भी कई सारी पावर्स होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह होती है पावर्स के भी ऊपर कि आप हैं जनप्रतिनिधि। मतलब कि आपको उन्हीं जनों ने चुनकर अपना मुख्यमंत्री सिद्ध किया है, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ पावर तो रहती है, साथ ही साथ आपके जहन में कुछ तो रहता होगा। लेकिन जब एक नेता ऐसे खामोशी की चादर ओढ़ लेता है तो कहीं ना कहीं उसी के विचारधारा के ऊपर, वजूद के ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही। याद करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे 11 फरवरी को आए थे। 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, और उसके बाद 23 फरवरी को दिल्ली में दंगे भड़क गए और स्थिति बेकाबू हो गई। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैसेज लेकर खुद दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा था। हालात को काबू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्पेशल कमिश्नर भी नियुक्त करना पड़ा था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से निशाने पर हैं। फिर भी वो वैसे ही खामोशी अख्तियार कर चुके हैं जैसी कि 2020 में करके बैठे थे। अपनी तरफ से ये भी जता चुके हैं कि जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया है। ट्विटर पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, मिलजुल कर रहने की आह्वान, ऊपर से दिल्ली के उपराज्यपाल से बात भी कर चुके हैं और ट्वीट करके ये बता भी दिया कि भैया मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ। साथ ही साथ पुराने ट्वीट को भी टैग किया है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम भी आ जाए कि भाई देखिए हम तो पहले भी बात कर चुके हैं। 2020 में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सक्रियता ठीक ऐसी ही थी, लगा जैसे वो हाथ पर हाथ धर के बैठ गए हों। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से दिल्ली दंगों पर काबू पाने के लिए सेना के हवाले करने की बात भी करी थी। इस बार भी ऐसी नौबत आई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बिल्कुल यही होता। दिल्ली पुलिस ने हालात पर इस बार जल्दी काबू पा लिया। हालांकि रिटायर हो चुके पुलिस अधिकारियों का सवाल तो यही है कि ये सब होने की नौबत आखिर आई ही क्यों? मतलब तो एहतियात उपाय दिल्ली पुलिस पहले भी कर सकती थी, तो फिर लापरवाही आखिर क्यों बरती गई? देखिए, केजरीवाल की खामोशी के पीछे क्या कारण है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसी कटघरे में खड़े हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल कब तक ये जताकर पल्ला झाड़ते रहेंगे कि दिल्ली पुलिस उनके नियंत्रण में नहीं है? पिछली बार दिल्ली में दंगा विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। चुनाव कैंपेन में भी खूब हिंदू मुस्लिम और आतंकवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चले थे। सीए के खिलाफ शाहीन बाग के धरने को लेकर सवाल भी पूछे गए। अब ये सब संयोग है या प्रयोग, ये कौन बताएगा? लेकिन इस बार दंगा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। वही चुनाव जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े थे। सीधा इल्जाम के चुनाव आयोग ने ऊपर से फोन करने के बाद एमसीडी का चुनाव टाल दिया। वैसे ये दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक बार फिर से मिला देने वाले केंद्र सरकार के बिल के ठीक पहले की बात है। अब तो बिल संसद में पास भी हो चुका है। जाहिर है चुनाव जल्द ही होने ही वाले हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? ये मशहूर शायर राहत इंदौरी की ये लाइन है, और ऐसे माहौल में बरस याद आ ही जाती है। केंद्र सरकार और एमसीडी पर बरसों में काबिज बीजेपी पर ये तो आरोप लग ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की खामोशी के पीछे की वजह क्या है। एक ये सवाल भी खड़ा है। अब बात आ जाती है कि भाई आखिर मुख्यमंत्री की बात ही क्या है, क्योंकि करीब 26 महीने के बाद से फिर से यही सवाल खड़ा हो गया है कि अगर दिल्ली वालों को दंगों से नहीं बचा सकते तो अरविंद केजरीवाल किस बात के मुख्यमंत्री हैं। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही तो कहते हैं कि वो परेशान करते हैं, हम काम करते हैं। आम आदमी पार्टी का ये स्लोगन केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को टारगेट करता रहा है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अदालत की तरफ से नोटिस भेजकर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है।
हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच दिल्ली के आदर्श स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने पहुंचे थे। काफ़ी तारीफ भी करी और तमिलनाडु में भी वैसा ही करने की बात बोली थी। जब भी ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फूले नहीं समाते, और ये स्वाभाविक भी है। अपने काम की तारीफ तो सभी को पसंद आती है, लेकिन सवाल यह है कि जब परेशान किए जाने के बावजूद दिल्ली के केजरीवाल सरकार ऐसे अच्छे अच्छे काम कर लेती है तो दंगों के मामलों में आखिर कहाँ चूक जाती है। ये कोई नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दंगे क्यों नहीं रोके, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस दंगे नहीं रोक सकती तो वास्तव में टीम केजरीवाल की क्या मजाल। लेकिन दंगे हो जाने पर कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठना तो सवाल उठेंगे ही। जिस दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को 2 बार भारी बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश दे चुके हों, क्या वो केजरीवाल की बात नहीं सुनेंगे? 2020 के चुनाव में ही विरोधियों की तरफ से आतंकवादी साबित किए जाने की कोशिशों के बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ी होशियारी से एक अपील करी थी, अगर मुझे आतंकवादी समझते हो तो 8 फरवरी को बीजेपी को वोट दे देना। असल में 8 फरवरी 2020 को ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। पुलिस दिल्ली वालों ने केजरीवाल की एक अपील पर फिर से जनादेश दे दिया। नतीजों से केजरीवाल इतने खुश हुए कि मंच से बोल पड़े, दिल्ली वालों आई लव यू। ऐसी क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दंगा होने पर एक रस्म अदायगी में कुछ ट्वीट करके चुपचाप बैठ जाते हैं? अगर दोबारा ट्वीट करते हैं तो बतौर सबूत अपने ट्वीट की ही रिप्लाई में करते हैं कि भैया देखो मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं, मतलब कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए। लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के करीब 2 महीनों के बाद ही जंतर मंतर पर एक बड़ी घटना हो गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री तब भी सवालों के घेरे में आ गए थे। दरअसल अप्रैल 2015 में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का धरना चल रहा था और अरविंद केजरीवाल भी मंच पर मौजूद थे। तभी मंच के सामने वाले पेड़ पर राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह ने गले में फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। उस घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए गए। बाद में केजरीवाल ने लंबा चौड़ा बयान जारी करके अपनी तरफ से सफाई भी पेश करी और यह भी कहा कि किसान की मौत से वो काफ़ी दुखी थे और उस रात को सो नहीं पाए। मान लेते हैं राजनीतिक वजहों से ही सही किसी ने अपनी फीलिंग्स शेयर तो करी तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सवाल तो ज़्यादातर चुप्पियों पर ही उठता है, बयानों से तो बोझ हल्का ही होता है। अगर गजेंद्र सिंह की खुदकुशी पर अरविंद केजरीवाल एक ही रात नहीं सो पाए तो दिल्ली दंगों में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु का क्या हाल हुआ होगा? ये तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। ये केजरीवाल की न जाने कितनी रातें तकलीफ दे रही होंगी। 2020 में दिल्ली में 23 से 29 फरवरी के बीच दंगे हुए थे। संवैधानिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के हाथ बंधे हुए हैं और अब भी वे अपने अधिकारों के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल अपनी जगह पर वाजिब लगता है कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को हर काम केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए उपराज्यपाल से पूछ कर क्यों करना पड़ता है? अगर जनादेश हासिल करने के बाद भी अपने नागरिकों के हित में मुख्यमंत्री कोई फैसला लेता है तो उपराज्यपाल उसे नामंजूर क्यों कर देता है? बात भी ठीक है। अगर मुख्यमंत्री का फैसला सही नहीं है तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। आखिर लोगों के आंदोलन के दबाव में ही तो 3 कृषि कानून भी वापस लिए गए ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जिन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी होती है वो काफ़ी आगे बढ़कर उसके लिए उसके प्रयास भी करते हैं। हाल ही की बात है, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आला अफसरों की मीटिंग को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर भी रहे थे। ये तो साफ साफ समझ आता है कि पंजाब चुनाव में लोगों से किए गए वादे पूरे करने में कोई गलती ना हो, इसलिए वो संवैधानिक नियमों की परवाह तक नहीं करते। ये तो उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि संवैधानिक तौर पर वो दिल्ली के अधिकारियों की बैठक बुला सकते हैं, लेकिन पंजाब के अफसरों को तो बिल्कुल भी नहीं। अधिकारी भी कई बार मजबूर होते हैं। अधिकारियों को पता होता है कि अगर वे भगवंत मान के नेता की बातें नहीं मानेंगे तो उनके मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे। सीधे सीधे तो अधिकारियों की मीटिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे पीछे उनको कीमत भी चुकानी पड़ती है, तो ऐसे में डर जरूर लगता है। अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के अधिकारियों को तलब कर मीटिंग कर सकते हैं, दीपावली मनाने के लिए टीवी पर विज्ञापन देकर बार बार जय श्री राम बोल सकते हैं, तो दिल्ली में दंगे रोकने के लिए कोई ऐसा प्रयास आखिर क्यों नहीं करते? जिन दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल वोट देने के लिए शुक्रिया करते हुए आई लव यू बोलते हैं, अगर मुश्किल घड़ी में उनके साथ ही नहीं खड़े होते तो ऐसे में आखिर कैसा लगेगा? ये तो एक धोखे जैसा ही समझा जाएगा। केजरीवाल के स्टैंड को लेकर एक ये समझ भी बन रही है कि अपने मुस्लिम वोटरों की नाराजगी से बचने के लिए वो खुद को त्रस्त होने का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब वो टीवी विज्ञापन के साथ साथ अयोध्या जाकर जय श्री राम बोलते हैं तो ऐसे में वोटरों के बीच क्या संदेश जाता होगा? ये वही केजरीवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर बेहद आक्रामक हुआ करते थे। प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमलों से भी वो परहेज नहीं करते थे। प्रधानमंत्री मोदी को कायर और निरोगी तक बता डालते थे, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसी बातों से परहेज करने लगे क्योंकि वो लाइव टीवी पर हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे। ये तो सबको समझ में आ ही रहा है कि अरविंद केजरीवाल की हालात सांप सचुंदर वाली हो गई है। गले की हड्डी ना निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। अरविंद केजरीवाल से AIMIM के नेता सिद्धू ओवैसी भी सवाल पूछ रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद भी। VHP के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज आतंकवादियों के स्लीपर सेल बन गए हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि NIA से जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ये शामिल है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी अरविंद केजरीवाल को बाकी राजनीतिक विरोधियों के साथ ही एक पल्ले में डाल रहे हैं।
जाहिर सी बात है, अगर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है तो दिल्ली की पब्लिक भी कुछ खामोशी के साथ ही देख रही है। और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे हो कि ऐसे कई मौक़ों पर लोग सवाल उठाते रहते हैं और नरेंद्र मोदी बोलते तक नहीं है, एक ट्वीट तक नहीं आता। आगे चलकर मोदी को मात देने के मकसद से अरविंद केजरीवाल भले ही हिंदुत्व की राजनीति की राह पकड़ चुके हों, लेकिन कॉपी करके सब कुछ तो हासिल नहीं किया जा सकता ना, कई बार कॉपी करके गलती भी हो जाती है। देखना होगा ऐसे में अरविंद केजरीवाल आगे चलकर क्या करते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।